أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجنة القافة يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يأتون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी ईमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ईमान पे इस्तिकामत नसीब फरमाए। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने ERP इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो डिफरेंट फैमिलीज को स्टडी कर रहे थे, सप्लाई चेन प्लानिंग फैमिली, ऑर्डर मैनेजमेंट, एसेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एसेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट हमारी फैमिली प्रोक्योरमेंट, ओरेकल प्रोक्योरमेंट। ओरेकल प्रोक्योरमेंट के अंदर सबसे पहला मॉड्यूल हमारा परचेजिंग मॉड्यूल है, जिसके अंदर हम परचेजिंग के साइकिल को रन करते हैं, देखते हैं कि परचेजिंग को कैसे किया जा सकता है। इनिशियल लेक्चर के अंदर बिल्कुल स्टार्ट में हम लोगों ने जब ओवरव्यू लिया था ओरेकल ERP के हवाले से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से, तो मैंने उसमें एक परचेजिंग साइकिल यानी प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट साइकिल पूरा जो है मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आपको याद हो तो मैंने प्रॉपर उसे गाइड करवाया था, बताया था कि कैसे हम प्रोक्योरमेंट साइकिल रन करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले इंटरनल रिक्विजिशन जनरेशन थी, उसके बाद कोटेशन, कॉल फॉर कोटेशन फ्रॉम सप्लायर, कंपैरिजन रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ कंपैरिजन रिपोर्ट, देन प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर। तो ये हमारा क्या है, परचेजिंग का मॉड्यूल। परचेजिंग के मॉड्यूल में ये तमाम इंफॉर्मेशन हम एंटर करते हैं और उससे रिपोर्टिंग लेते हैं। देन सेकंड मॉड्यूल हमारा प्रोक्योरमेंट के अंदर सोर्सिंग मॉड्यूल। सोर्सिंग के मॉड्यूल के अंदर हम नॉर्मली जो हमारे सप्लायर्स हैं, जिनके साथ हमने प्राइसिंग वगैरह नेगोशिएशन वगैरह कर चुके होते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइनिंग की पोजीशन में होते हैं, तो उनकी हम सोर्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपने बाय करनी है किसी सप्लायर से या मल्टीपल सप्लायर से, आपने कोटेशन दी थी, आपने वेरीफाई किया, कोटेशन पे कंपैरिजन रिपोर्ट प्रिपेयर की, तो चेक किया कि तमाम के तमाम जो सप्लायर्स हैं वो ऑलमोस्ट ये उनकी क्वालिटी भी सेम है, प्राइसेस भी सेम है, डिलीवरी टाइम वगैरह भी सेम आ रहे, तो देन आप सोर्स जनरेट कर लेते हैं। लेकिन क्या होगा, स्पेसिफिकली किसी एक सप्लायर से आप बाइंग कर रहे होंगे, बाकी आप अगर 3 सोर्स फॉर एग्जांपल आपने डिफाइन किए हैं, तो 3 में से एक के साथ बाइंग नॉर्मली ज़्यादा कर रहे होंगे, बाकी 2 के साथ कभी कर ली कभी स्किप कर दी। उसी की रीज़न ये है कि आपके पास फ्यूचर के लिए खुदा न खासा इमरजेंसी केस में अगर कोई आपको बाइंग करनी पड़ती है अर्जेंट बेसिस पे, तो आप अदर सोर्सेज से भी बाइंग अगर कर रहे होंगे, तो सोर्स क्या होगा कि आपको फौरी तौर पे प्रोडक्ट सेल कर देगा, प्रोडक्ट आपको सेंड कर देगा। अदरवाइज क्या होगा, हो सकता है वो सप्लायर जिसको आपने एज अ सोर्स रखा था, लेकिन आपने कभी उससे बाइंग की ही नहीं पिछले 4-6 माह में, 3 माह में, तो अब वो क्या करेगा, कहेगा कि ये कस्टमर जो है ये हर दफ़ा प्राइसेस लेता है, कोटेशन लेता है, देन हमें ऑर्डर जनरेट नहीं करता। जब आप ऑर्डर जनरेट करते रहेंगे वक्तन फक्तन उसके साथ, तो वो सोर्स आपका प्रॉपर एक सोर्स बना रहेगा। तो इसलिए सोर्सिंग के मॉड्यूल में हम तमाम के तमाम सप्लायर्स को हैंडल कर सकते हैं और हर ग्रुप का अलग से सोर्स बनाते हैं, डिफाइन करेंगे। जैसे फैब्रिक के लिए अलग होगा, थ्रेड के लिए अलग होगा, यान के लिए अलग होगा, तो हर एक के लिए, हर ग्रुप के लिए, हर सप्लायर की कैटेगरी के हिसाब से आप सोर्सिंग की कैटेगरीज भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद सोर्सिंग ऑप्टिमाइजेशन है कि अगर आप सोर्स क्रिएट करते हैं तो सोर्सिंग के लिए ऑप्टिमाइजेशन भी होगी। किसी एक स्पेसिफिक सप्लायर से प्रोडक्ट आपने बाय करनी है, तो उसकी कितनी लिमिट होगी फाइनेंशियल के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से,
दोनों तरफ से आपने देखना, उसके लिए सोर्स ऑप्टिमाइजेशन का मॉड्यूल हम यूज करते हैं। आई सप्लायर पोर्टल, आई सप्लायर पोर्टल के अंदर नॉर्मली ऑनलाइन सप्लायर्स की जो लिस्ट है, आप किसी भी सप्लायर की वेबसाइट पे जाते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन सर्च करने पे आपको डिफरेंट सप्लायर्स की डिटेल मिल जाती है कि उन सप्लायर से आप क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसी कंपनी ने, किसी ने वेबसाइट अपनी बनाई थी जिसमें डिफरेंट सप्लायर्स की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाती है, जैसे अमेजोन है, amazon.com, फिर से हमारे यहाँ द्रास पीके है, ये इसी तरह की वेबसाइट जो मोस्टली प्रोडक्ट कस्टमर के सप्लायर की बिहाफ पे क्या करती हैं, सेल आउट करती हैं। तो वो आपने क्या करना है, वो आई सप्लायर पोर्टल के थ्रू आप सारी की सारी किसी सिंगल वेबसाइट पे ही तमाम प्रोडक्ट और तमाम सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप द्रास पीके पे सिलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कहीं पे उसकी ऑप्शन आ रही होती है कि इसकी वेबसाइट पे जाना चाहें, तो इस क्लाइंट की जो उसकी प्रोडक्ट है उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह आप आई सप्लायर पोर्टल के थ्रू तमाम के तमाम सप्लायर को, मल्टीपल सप्लायर को एक वक्त में एक्सेस कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब किसी स्पेसिफिक सप्लायर्स के साथ कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, कोई रेट वगैरह पे फाइनलाइजेशन हो जाती है, रेट निगोसिएशन होती है प्रोडक्ट के लिए, रेट लॉकअप करते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि सप्लायर से ये प्रोडक्ट हमने बाय करनी है। अगर 6 मंथ हो, 1 मंथ हो, 3 मंथ हो, 1 ईयर हो, जितने अरसे के लिए आप चाह रहे हैं कि उस अरसे के लिए ये क्या होगा, रेट हमारे लॉक हो गई। जितनी दफ़ा हम उस ड्यूरेशन में मर्जी प्रोडक्ट ये बाय करें, रेट यही रहेगा, रेट में किसी किस्म की चेंजेस नहीं होगी, क्वालिटी में चेंजेस नहीं होगी। बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट की आपने क्लासेस लिखने में इसमें लिख सकते हैं। सर्विसेज प्रोक्योरमेंट, सम टाइम हम कोई प्रोडक्ट नहीं बाय करते, जस्ट कोई सर्विसेज बाय कर रहे होते किसी भी स्पेसिफिक सप्लायर से, तो उसके साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो सर्विस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। आप उसकी बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं कोरियर कंपनी से। वो क्या करती हैं, कस्टमर के भी यहाँ पे, सप्लायर के भी यहाँ पे प्रोडक्ट आपकी सेंड भी करती हैं, रिसीव भी करती हैं, आपको जो है डिस्पैच भी देती है, सारी की सारी सर्विस प्रोक्योरमेंट के अंदर इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और सर्विस प्रोक्योरमेंट का होगा। फिर रीजन वाइज रेट डिफरेंस हो सकते हैं, कंट्री वाइज, कंट्रीज में फिर आपके जो है कह लें कि सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से, फिर अदर आपका यूरोपियन इंटायर यूरोप के लिए गल्फ कंट्रीज के लिए, हर एक के लिए अलग अलग टैरिफ रेट हो सकते हैं। टैरिफ रेट आपके साइन होते हैं सर्विस प्रोक्योरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एडवांस प्राइसिंग, प्रोक्योरमेंट करते हो डेफिनेटली जब आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तो कस्टमर क्या करता है, आपके साथ निगोशिएशन करता है प्राइस पे। जो प्राइस आप कोड करते हैं कस्टमर को, कस्टमर आपके साथ एग्री नहीं होता तो आपके साथ निगोशिएशन कर रहा होता है, एडवांस प्राइसिंग फैक्टर को देखता है। तो आप डेफिनेटली जब प्रोक्योरमेंट कर रहे होंगे, आप बीइंग अ परचेज पर्सन, आप क्या करेंगे, आप भी प्राइसिंग पे निगोशिएशन करेंगे। रॉ मटेरियल वगैरह बाय करना है आपने, कोई पैकिंग मटेरियल, फिनिशिंग मटेरियल आपने कोई बाय करना है, तो उसके लिए आप सप्लायर के साथ क्या करेंगे, निगोशिएशन करेंगे प्राइसिंग पे। वो फर्स्ट कोटेशन जो सप्लायर किससे आएगी, वो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिस लेवल पे जाके आपका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उस स्टेज तक की जितने भी जो आपके साथ निगोशिएशन आप सप्लायर के साथ करते रहे, उनकी डिटेल आप एडवांस प्राइसिंग फैक्टर के मॉड्यूल के अंदर रख सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी सर्च करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि सप्लायर के साथ मेरी प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे जाके प्राइस लॉक हुई। ये सारी चीज़ें आपकी एडवांस प्राइसिंग के मॉड्यूल के अंदर हैंडल हो सकती हैं। आई प्रोक्योरमेंट, ऑनलाइन अगर आप प्रोक्योरमेंट करना चाह रहे हैं, कोई ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करते हैं, ऑर्डर वगैरह भी ऑनलाइन जनरेट करते हैं, जैसे वेबसाइट पे किसी कस्टमर की सप्लायर की वेबसाइट पे हम जाते हैं, कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है, उसकी क्वालिटी फीचर्स वगैरह देखते हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर जनरेट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, आई प्रोक्योरमेंट का मॉड्यूल, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लास्ट पे इस फैमिली के अंदर डेली बिजनेस इंटेलिजेंस फॉर प्रोक्योरमेंट, इन प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के लिए एडवांस लेवल की रिपोर्टिंग है, जो मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग आपने प्रेजेंट करनी है, वो तमाम रिपोर्टिंग आपको डेली बिजनेस इंटेलिजेंस डीबीआई के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट फैमिली हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैमिली है। ओरेकल की नेक्स्ट फैमिली मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नॉर्मली 2 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारे यहाँ नॉर्मली ज़्यादा यूज होती है, बाकी सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जो इसके साथ लिंक हो जाते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली जो है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा यूज होती है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पहले समझना होगा कि डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग क्या और प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग को। ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का वो पार्ट जिसमें कोई एक प्रोडक्ट आप स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल से,
और आपकी वो फिनिश गुड होकर डिस्पैच हो जाती है। आपकी टोटल तमाम के तमाम प्रोसेस अगर एक है, एक 6 है, 10 है, 15 जितने भी प्रोसेस होंगे एक ही यूनिट के अंदर तमाम के तमाम प्रोसेस जो कंप्लीट होके आपकी फिनिश आइटम जो है डिस्पैच हो जाती है। उस पर फर्दर किसी किस्म की प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। ये हमारी होगी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का वो पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग का वो एरिया जिसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं। वो आपके लिए क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री के लिए वो फिनिश आइटम होगा, लेकिन किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, वो रॉ मटेरियल के तौर पे काम करेगा। तो दूसरी इंडस्ट्री में वो दोबारा जाके क्या है, एज अ रॉ मटेरियल एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन उसकी होगी। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग या डिसकंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि एक प्रोसेस आपका डिसकंटिन्यू हो गया और दूसरा प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। अब आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप कॉटन लेते हैं, कॉटन से फर्स्ट प्रोसेस उस पर क्या है, सीड्स अलग करते हैं और कॉटन अलग करते हैं, देन उस पर कॉटन से यार्न प्रोड्यूस होते हैं। अब एक इंडस्ट्री जिसका जो यार्न का यूनिट है, यार्न डाइंग यूनिट है, वो क्या करता है, जस्ट यार्न प्रोड्यूस करता है, उसके बाद क्या है उसे पैक करके आगे किसी दूसरी इंडस्ट्री को सेल कर देता है। दूसरी इंडस्ट्री उस यार्न से क्या करेगी, फैब्रिक बनाएगी, डाइंग करेगी और उससे आगे फर्दर प्रोसेस में लाएगी। तो ये प्रोसेस पहला कंप्लीट हो गया और इस इंडस्ट्री के लिए हो सकता है यार्न प्रोडक्शन ऑफ यार्न ही क्या हो, फाइनल फिनिश आइटम हो। तो फिनिश आइटम लेकिन क्या है, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उस पर फर्दर प्रोसेस होंगे, तो वो उसके लिए डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्री के लिए बन जाएगा। उसके लिए वो क्या होगा, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो प्रोसेस उसने वहीं पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम है। मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम में आप जिस तरह वर्क ऑर्डर जनरेट करते हैं, सेल ऑर्डर्स बुक होते हैं, उन ऑर्डर्स को अपने मैन्युफैक्चरिंग में एग्जीक्यूट भी करना है, फैक्ट्री के अंदर, यूनिट के अंदर एग्जीक्यूशन करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर आपने 1 अप्रैल को रिसीव किया, सेकंड ऑर्डर 5 को, थर्ड ऑर्डर 6 को, फोर्थ ऑर्डर जाके आपने किया 26 अप्रैल को। लेकिन अब क्या है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर इनके लिए आपकी 90 डेज का टाइम पीरियड है कि आपने 90 डेज में क्या करना है, प्रोडक्शन हैंड ओवर करनी है कस्टमर को। लेकिन फोर्थ ऑर्डर जो उसके लिए टाइम आपके पास है 30 डेज। अगर सिंपल प्रोसेस को देखा जाए, सिंपल ऑर्डर की एग्जीक्यूशन को देखा जाए, तो फर्स्ट ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होगा, सेकंड फिर थर्ड और देन सीक्वेंस में फोर्थ आएगा। लेकिन क्योंकि फोर्थ का आपके पास टाइम कम है, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर आप एग्जीक्यूट कर चुके हो, सेकंड ऑर्डर अभी आपने एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास फोर्थ ऑर्डर का भी रॉ मटेरियल आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम के अंदर फोर्थ ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि उसके पास आपके पास उसकी टाइमलाइन कम है। तो कम टाइम को मैनेज करने के लिए आप ऑर्डर को एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं और इसमें सीक्वेंस अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल सप्लाई चेन एप्लीकेशन, क्या आपने जितने भी प्रोडक्शन है उसको मोबाइल सप्लाई चेन के थ्रू आपने मैनेज करना है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप के कौन कौन से प्रोसेस किस किस स्टेज पे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री है जिसके अंदर यार्न भी प्रोड्यूस होता है, फैब्रिक भी बनता है, उसके बाद उसकी डाइंग भी होती है, देन उसके बाद आपकी प्रोडक्शन हो जाती है, यानी आपकी डेनिम गारमेंट्स वगैरह बनना शुरू हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, एक ही यूनिट के अंदर है। तो रॉ मटेरियल की बाइंग से लेके और डिस्पैच तक पूरे के पूरे प्रोसेस को आपने क्या करना है, व्यू करना है सप्लाई चेन के थ्रू, इसे मैनेज करना है, देखना है कि किसी स्टेज पे जाके आपकी एग्जीक्यूशन स्टक ना हो, कोई एक स्टेज आपकी डिले हो जाती है तो ओवरऑल आपकी सप्लाई जो है, शिपमेंट जो है डिले हो जाती है, तो इसलिए आपका सप्लाई चेन की थ्रू से मैनेज करती है। उसके बाद फ्लो मैन्युफैक्चरिंग और फ्लो सीक्वेंसेस हैं। फ्लो मैन्युफैक्चरिंग जैसे भी मैंने एग्जांपल दी कि मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन के अंदर आप फर्स्ट ऑर्डर पहले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, एग्जीक्यूशन में इसी तरह आना चाहिए। फर्स्ट प्रोसेस फ्लो क्या है आपका, कि आपने कॉटन से सीड अलग करने हैं, उसके बाद प्रोसेस क्या आपका, सीड से यार्न प्रोड्यूस होगा, यार्न से अगर आपका नॉर्मल फैब्रिक है तो पहले डेनिम फैब्रिक है तो आपकी क्या होगी, पहले फैब्रिकेशन हो जाएगी, देन आपकी डाइंग होगी फैब्रिकेशन के बाद। अगर आपका नेटवेयर यूनिट के लिए या फैब्रिक बनाना है तो थ्रेड बनने के बाद, यार्न बनने के बाद क्या होगा, डाइंग होगी, देन फैब्रिकेशन पे जाएगा। तो क्या फ्लो आपका चेंज हो जाएगा, थर्ड पे जाके फ्लो फोर्थ वाला पहले आ सकता है, थर्ड वाला पहले आ सकता है, जो प्रोसेस पहले होगा उस फ्लो को पहले ले आएंगे, जो बाद में उसे बाद में लेंगे। इसी तरह सीक्वेंसेस हैं कि अब आपने सीक्वेंस असाइन किया, आपने कहा जी ये सीक्वेंस आपके स्टैंडर्ड के हैं, कि आपका डेनिम है उसके लिए क्या स्टैंडर्ड सीक्वेंस क्या है, कि फर्स्ट में यार्न प्रोडक्शन है, ठीक है, कॉटन से यार्न, यार्न से फैब्रिक, फैब्रिक से डाइंग, डाइंग से उसके बाद फिनिशिंग और कटिंग फर्दर उस पर चला गया। तो लेकिन जब सेकंड क्या है, आपका नेटवेयर यूनिट है तो नेटवेयर के लिए यार्न, यार्न की प्रोडक्शन होगी, देन डाइंग होगी, देन आपका क्या होगा, फैब्रिकेशन होगी। तो प्रोसेस आपके सीक्वेंस चेंज हो गए, सेकंड वाला थर्ड वाला फोर्थ पे चला गया, फोर्थ वाला थर्ड पे आ गया।
तो ये आपके सीक्वेंस और फ्लो को चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन स्केड्यूल या प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। प्रोडक्शन शेड्यूल आपके नॉर्मल फैक्ट्रियों के अंदर क्या होता है, यूनिट्स के अंदर शिफ्ट्स के अंदर चल रहा होता है कि 3 शिफ्ट 2 शिफ्ट चलती हैं कि 8 आवर्स की शिफ्ट है तो 3 शिफ्ट में चल रहा होगा। आपने प्रॉपर शेड्यूल दिया होगा पूरे मंथ का अपनी प्रोडक्शन टीम को कि कौन सी टीम ने किस वक्त काम करना है, कौन कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। मॉर्निंग शिफ्ट है तो उन्होंने एक ऑर्डर वर्क ऑर्डर नंबर 1 अगर स्टार्ट किए तो आफ्टरनून वाले ने आके उसी को कंटिन्यू करना है, या इवनिंग वाले ने आके सेकंड आफ्टरनून वाले की क्लोजर को एज इट इज आगे कंटिन्यू करना है। तो इस तरह पूरे सीक्वेंस आपका प्रोडक्शन शेड्यूल, एक ऑर्डर कंप्लीट होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा कंप्लीट होगा तीसरा। सम टाइम होता है कि आप क्या करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर मशीन एलोकेट कर देते हैं कि ये नॉर्मल मशीन है जिससे हमारा ऑर्डर नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। सेकंड शिफ्ट आएगी, उन्हीं मशीन पे क्या करेगी, ऑर्डर 1 को ही क्या करेगी आगे कंटिन्यू कर देगी। लेकिन जैसे ही इवनिंग आ जाती है, नाइट शिफ्ट आती है, तो उनके लिए आपने सेपरेट मशीन की, उनके लिए वर्क ऑर्डर नंबर 2 है तो उन्हें वर्क ऑर्डर 2 स्टार्ट करना है। बेशक 1 कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उनकी सरदर्दी, उन्होंने क्या करना आके जो उनको मशीन एलोकेट की गई उन्होंने उस पर आके सेकेंड ऑर्डर को एग्जीक्यूशन में ले आना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह प्रोडक्शन स्केड्यूल भी आप अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमाइजेशन है कि सम टाइम आपका पूरा एक वर्क ऑर्डर जो सेम ऑर्डर पहले किसी कस्टमर के लिए आपने प्रोड्यूस किया था, अब दोबारा से कस्टमर ने सेम ऑर्डर रीजनरेट करवा दिया, कस्टमर ने कहा यही ऑर्डर मुझे क्या करना है, दोबारा से आपने एग्जीक्यूट कर देना 100%, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस वर्क ऑर्डर को पिछले को फाइंड करेंगे, सिस्टम से फाइंड करने के बाद उसकी कॉपी करेंगे वर्क ऑर्डर की, एज इट इज उसको रखेंगे, उसकी तमाम के तमाम स्पेसिफिकेशन वगैरह को, जस्ट उसको एक ऑर्डर नंबर चेंज करेंगे, नया वर्क ऑर्डर नंबर लगेगा, अगर नई डेट एग्जीक्यूशन हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली आपका ऑटोमेटिकली पूरा ऑर्डर रिपीट हो जाएगा। अब इसमें बस होगा क्या कि आपकी कुछ चीज़ें टाइम सेविंग हो जाएंगी कि आपने ऑलरेडी ऑर्डर बनाया हुआ था, उसके सैंपल पहले भी आपके पास मौजूद होंगे, उनको देखते हुए आपने क्या करना है, इसकी एग्जीक्यूशन कर देनी, रेसिपी भी बनी, सारी चीज़ें जस्ट आपने क्या करना, उसे एग्जीक्यूट करवा देनी। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली हमारी लॉजिस्टिक के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, स्टोर को इसके साथ लिंक किया जा सकता है। ओवरऑल इन्वेंट्री आपकी मल्टीपल इन्वेंट्रीज हैं, वेयर हाउसेज इसके अंदर आगे फर्दर आ जाते हैं कि मल्टीपल वेयर हाउसेज को मैनेज कैसे किया जा सकता है। सिंगल इन्वेंट्री सिस्टम है, मल्टीपल इन्वेंट्री सिस्टम में कैसे मैनेज। इसके साथ मोबाइल सप्लाई एप्लीकेशन है, लॉजिस्टिक के अंदर ही, लॉजिस्टिक ही का पार्ट है कि आपने जैसे हमने प्रोक्योरमेंट में भी पढ़ा, मोबाइल सप्लाई एप्लीकेशन था कि उसे कैसे सप्लाई को किया जाए। फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमने मोबाइल सप्लाई, वो इंटरनल था। अब लॉजिस्टिक के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ जाएगी कि आपने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की, प्रोक्योरमेंट को देखना है कि जैसे ही प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर आपने जनरेट किया, परचेज ऑर्डर इशू किया है सप्लायर को, अब उसको फॉलो अप स्टार्ट हो जाए कि स्टेटस क्या है, फैक्ट्री मेन कब होगा, स्टोर में रिसीव कब होगा, क्वालिटी कब होगी, क्वालिटी से फिर प्रोडक्शन को हैंडओवर कब होगा। ये पूरा प्रोसेस आप मोबाइल सप्लाई चेन एप्लीकेशन के थ्रू देखेंगे। लेकिन इसके बाद फर्दर जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, फिनिश आइटम पैक होते हैं, अगर उसे पैकिंग के बाद डिस्पैच पे टाइम है तो वेयर हाउस के अंदर जाना है, कौन से वेयर हाउस के अंदर आपने उसे मैनेज करना है। वेयर हाउस मल्टीपल हो सकते हैं, WIP वेयर हाउस हो सकता है, फिनिश गुड्स का हो सकता है, रॉ मटेरियल का वेयर हाउस हो सकता है। फिनिश आइटम में जाना है तो सिंगल है तो किस लोकेशन, मल्टीपल है तो किस लोकेशन में, सिंगल है तो एक ही लोकेशन पे होगा। ये सारा भी क्या होगा, मोबाइल सप्लाई चेन के साथ लिंक होगा कि सप्लाई चेन आपकी किसी भी स्टेज पे डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। जो प्रोसेसेस आपने डिफाइन किए हैं कि फर्स्ट इतना टाइम होगा, सेकंड प्रोसेस पे इतना, थर्ड प्रोसेस पे इतना, हर प्रोसेस को टाइमली क्या है, स्टार्ट भी होना और टाइमली क्लोज भी होना, देन जाके आपका क्या होगा, मोबाइल सप्लाई चेन आपकी सक्सेसफुल हो सकती है। आप सक्सेसफुली अपनी प्रोडक्शन को मीट कर सकते हैं और कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं ऑर्डर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन को के थ्रू आपने हैंडल करना है। ये इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन भी है, एक्सटर्नल भी। इंटरनल क्या है कि आपने स्टोर से लेके प्रोडक्शन को इशू करना है, प्रोडक्शन को हैंड ओवर किया, प्रोडक्शन में कटिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आप डेनिम गारमेंट्स ही बना रहे हैं, आपकी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो कटिंग से आगे फिर आपने क्वालिटी में मूव करना है, क्वालिटी से फिर आगे आपका स्टिचिंग में मूव होगा, स्टिचिंग से फिर दोबारा क्वालिटी पे आएगा, क्वालिटी से फिर स्टिचिंग के बाद आपका फिनिशिंग पे जाएगा, फिनिशिंग से पहले अगर वॉशिंग होगी तो वॉशिंग में आएगा, वॉशिंग की क्वालिटी होगी। ये सारे के सारे प्रोसेस के इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के। और इसके बाद इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के साथ कुछ एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशनल प्लानिंग भी है, आपने देखना भी है कि इंटरनल तो सारा कुछ हम मैनेज कर रहे हैं, अगर मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं
तो फिर एक वेयर हाउस से दूसरी वेयर हाउस में लोकेशन डिफरेंट है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूव करना है, उनका कैसे करना है। फिर कस्टमर को हैंड ओवर करना है लोकल लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू, आपने बाई शिप करना है, बाई सी करना है, बाई एयर करना है, क्या होगा रूटिंग, उसको आपने तमाम की तमाम ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन प्लानिंग को भी मैनेज करना है, वो दोनों मॉड्यूल साथ साथ आपके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा लॉजिस्टिक इन्वेंट्री विजिबिलिटी है। लॉजिस्टिक इन्वेंट्री विजिबिलिटी के मॉड्यूल के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमने अपनी शिपमेंट डिस्पैच की है उस शिपमेंट का स्टेटस क्या है, लॉजिस्टिक इन्वेंट्री विजिबिलिटी क्या है, कहाँ पे पहुंची है। आपने यहाँ से किसी कोरियर कंपनी को या किसी आपने फॉरवर्डर कंपनी को हैंड ओवर किया, कराची तक बाय रोड जाना था, कराची के बाद बाई सी से आगे थर्ड डेस्टिनेशन पे जाके बाई एयर जाना है, तो उसका पूरे का पूरा प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। ट्रैकिंग नंबर के जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अभी कोई कोरियर कंपनी से आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी कोरियर करते हैं किसी को, तो आप उसको कोरियर नंबर जो आपको एक नंबर देते हैं कंपनी, उस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, इसका डॉक्यूमेंट आपका कहाँ पे। ये सारे के सारे लॉजिस्टिक इन्वेंट्री विजिबिलिटी के मॉड्यूल के थ्रू आप चीजें हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा फॉरवर्डिंग एंड ब्रोकरेज ऑपरेशन के फॉरवर्डर जो है आपके ब्रोकरेज हाउसेज, यानी ये आपके जो है गुड्स ट्रांसपोर्टर जो हैं, इनको हैंडल करने के लिए ये जो मॉड्यूल हैंडल करते हैं कि पास मल्टीपल लोग, मल्टीपल कंपनीज आती हैं जो अपनी शिपमेंट्स वगैरह इनको देती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह इन्होंने मूव करनी होती है। तो इनके लिए जो मॉड्यूल नेसेसिटी है उनके लिए फॉरवर्डर एंड ब्रोकरेज ऑपरेशन मॉड्यूल नेसेसिटी है कि वो अपने पास इंप्लीमेंट करें, ताकि हर क्लाइंट का अलग अलग से डाटा मैनेज कर लें। फिर अगर वो मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल क्लाइंट के साथ फिर मल्टीपल आगे उन्होंने फर्दर कंपनीज हायर की हुई हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके थ्रू वो मूव करते हैं। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि एक फॉरवर्डर जो उसका फॉर एग्जांपल लाहौर से कराची है, उसकी मूवमेंट है, आपकी डायरेक्ट उसका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जाती है, लेकिन पेशावर नहीं है डायरेक्ट लाहौर से, तो क्या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहा होगा लाहौर से पेशावर, तो वो सारी की सारी आपस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लोकेशन को, दोनों तरह को हैंडल करने के लिए फॉरवर्डर एंड ब्रोकरेज ऑपरेशन मॉड्यूल यूज किया जाता है। फ्रेट पेमेंट बिलिंग क्लेम, डेफिनेटली जब फॉरवर्डर एंड ब्रोकरेज ऑपरेशन वगैरह मॉड्यूल यूज हो रहा होगा डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ और आगे फर्दर कस्टमर के साथ उनकी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे, तो डेफिनेटली बिलिंग का सिस्टम भी होगा, पेमेंट्स का सिस्टम भी होगा। उनके अगर कोई क्लेम आ जाते हैं, कोई डैमेज वगैरह गुड्स हो जाती हैं, टाइमली नहीं पहुंच पाती, तो ये डिफरेंट क्लेम्स आते हैं, उन तमाम को हैंडल करने के लिए फ्रेट पेमेंट एंड बिलिंग क्लेम का मॉड्यूल यूज होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल ट्रांसपोर्टेशन सोर्सिंग। ट्रांसपोर्टेशन सोर्सिंग के मॉड्यूल के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को आउटसोर्स किया जाता है। उसमें बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं जो पीआईए है, ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने कुछ व्हीकल वगैरह हायर की होती है, आउटसोर्स की होती है, जिनके एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप करती है। इसी तरह दूसरी इंडस्ट्री जो है अपने वर्कर वगैरह के लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की व्हीकल जो है वो आउटसोर्स की होती है, जो एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती हैं। और अगर इसमें देखें तो सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्टेशन आउटसोर्सिंग सिस्टम है वो एसएनजीपीएल के पास है, स्वी गैस के पास है। वो बोलान जो है कैरियर पास उन्होंने बहुत ज़्यादा हायर किए हुए हैं, जो क्या कहते हैं उनके फील्ड वर्कर्स को फील्ड में लेके जाते हैं, कुछ स्टाफ को, मैनेजमेंट को भी पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं, और डिफरेंट जो विजिट्स वगैरह उन्होंने जाना होता है उस पर जाते हैं, विजिट कंप्लेन पे जाते हैं क्लाइंट के पास डिफरेंट एरियाज के अंदर, फिर वो मॉनिटरिंग पे जाते हैं, मॉनिटरिंग टीम, ये सारी की सारी उन्होंने क्या किया ट्रांसपोर्टेशन सोर्सिंग के मॉड्यूल के जरिए से हैंडल कर रही होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कोऑपरेटिव रूटिंग, कि अब ये जितनी ट्रांसपोर्टेशन आपने आउटसोर्स की है, डेफिनेटली इनके लिए कुछ रूट आपने एलोकेट किए, रूटिंग को आपने मैनेज करना है, रूट्स को मैनेज करना है, वो ट्रांसपोर्टेशन कोऑपरेटिव रूटिंग के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक बोलान उसको आपने एक एरिया दे दिया, वो एरिया के अलावा किसी और तरफ भी घूमता रहे, शाम को आपको कि ये मेरा बिल जो है ना इतना ज़्यादा हो गया, मेरा इतना फ्यूल हो गया, कंजम्पशन वगैरह वो डिटेल देगा, लेकिन क्या है तो पहले से मैनेज किया होगा। अगर पहले से किसी दूसरी तरफ उसकी ड्यूटी होती है तो क्या होगा, पहले से उसे इन्फॉर्म करके उसको एक लेटर इशू किया जाएगा, देन वो जा सकते हैं। इसके अलावा अगर एसएनजीपीएल के अलावा अगर एग्जांपल देखना जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कोऑपरेटिव रूटिंग की, ये आप लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी जो है इसकी देख लें, जितनी व्हीकल्स हैं इन तमाम की रूटिंग मैनेज की जा सकती है। इसी तरह डाइवोस जो हैं, जितनी जो ओरिजिनल डाइवो उनकी क्या है, उन्होंने अपनी व्हीकल्स को मैनेज किया हुआ है, ट्रांसपोर्टेड जैसी आउट होती है, आउट होने के बाद इनसे लेकर दोबारा रूट में रास्ते में कहीं उसका स्टे आता है, तो सारी उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है ऑनलाइन, उसे देख रहे होते हैं कि इसका क्या है। किसी जगह पे स्टे नहीं था, स्टे किया तो सम टाइम होता है डाइवो का जो डाइवो वगैरह 5-7 मिनट से ऊपर स्टे हो जाता है, किसी पैसेंजर के कहने पे किया है इमरजेंसी की वजह से, तो उससे पैसेंजर से क्या करते हैं एक फॉर्म साइन करवा लेते हैं जिसके ऊपर पैसेंजर का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होता है।
देन उसके थ्रू क्या करते हैं, फिर हो सकता है अगर वो ज़्यादा डिले हो जाए तो वहाँ पे जाके रिपोर्ट भी करेगा। अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा लेट हो गया वहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे उसने पहुँचना था, नहीं पहुँच पाया, तो उसने जो रीज़न दी होगी फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ, फॉर्म पे कॉन्टैक्ट नंबर से हो सकता है समटाइम कस्टमर को, पैसेंजर को कॉल करके कंफर्म भी कर देते हैं कि ये वाक़ई आपने इसे स्टे करवाया था इस और इतना टाइम आपने कंज्यूम किया है। अगर वो वैलिड हो, उनके लिए ठीक हो तो ओके, देन अदरवाइज़ हो सकता है वो उसे ड्राइवर को फर्दर उस पे कोई कंप्लेंट वगैरह कर लें। लास्ट पे इसी फैमिली के अंदर हमारा फ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन इंटेलिजेंस आपका रिपोर्टिंग टूल है, जहाँ पे भी इंटेलिजेंस आ जाए, फ्यूजन बिजनेस इंटेलिजेंस आ जाए, डेली बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होगा, रिपोर्टिंग टूल होगा। नेक्स्ट फैमिली हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मॉड्यूल है, जिसकी ये नॉर्मली हमारे यहाँ जो फूड आइटम है या ऐसे आइटम जिनकी एक्सपायरी होती है जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनके अंदर ये मॉड्यूल ज़्यादा यूज़ होते हैं। हमें प्रोडक्ट जैसे मैन्युफैक्चर करनी है, उसके बैच नंबर, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी उसके ऊपर प्रिंट होकर निकलेगी, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर हिस्ट्री पता चल जाती है कि कौन सी प्रोडक्ट किस डेट को बनाई, उसको कौन सा बैच नंबर लगा था। उस बैच के बिहाफ पे हम बैक एंड पे उसकी ट्रैकिंग पे चले जाते हैं, इसकी रॉ मटेरियल बाय कब किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है वही एक्सपायर होने वाला हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर मैनेज हो सकती है। नेक्स्ट मॉड्यूल प्रोडक्ट डेटा सिंपलाइजेशन फॉर जीडीएसएन एंड यूसीएनएट सर्विसेज कैड व्यू 3D, यानी प्रोडक्ट डेटा सिंपलाइजेशन है कि मल्टीपल प्रोडक्ट को आपने अपने पास मैनेज किया। अब आप चाह रहे हैं कि वो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या बैच वाइज क्या है, उनकी सिंक्रोनाइजेशन भी होती रहे, वो एक दूसरे के साथ लिंक भी होते रहे, क्लब भी होते रहे, किसी मेन मॉड्यूल के अंदर जाके सेव भी होती रहे, तो वो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर जाके सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे करते हैं। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर या डाटा मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर जाके क्या होगा, क्लब हो जाएगा, वहाँ पे तमाम प्रोडक्ट की आपकी हिस्ट्री बन जाएगी। कैड व्यू 3D के जरिए अगर आपने प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है, प्रेजेंटेशन के थ्रू आपने प्रेजेंट करना है मैनेजमेंट को, तो वो कैड व्यू 3D वगैरह के जरिए आप प्रेजेंटेशन वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली हमारी मास्टर डाटा मैनेजमेंट हब, इसमें सबसे पहला मॉड्यूल हमारा कस्टमर डाटा मैनेजमेंट है, जिसमें हम कस्टमर्स का डाटा मैनेज करते हैं। यहाँ पे कस्टमर में 2 टाइप्स बनती है, कस्टमर की एक लीड्स होता है और एक कस्टमर होता है। लीड्स जो कस्टमर जिनके साथ आपकी मार्केटिंग सेल्स के लोगों ने मीटिंग्स की, मीटिंग करने के बाद उनको अपने ब्रोशर्स वगैरह दे के आए, आईडी कार्ड अपने जो है विजिटिंग कार्ड वगैरह शेयर करके आए, लेकिन अभी तक कस्टमर ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, कोई ऑर्डर जनरेट नहीं किया, लेकिन आपने अपने पास डाटा मैनेज कर दिया कि इन कस्टमर से मैंने मीटिंग की है, इनको अपनी ये प्रोडक्ट जो है इनकी के बारे में बता के इन्फॉर्मेशन दे के, तो वो तमाम क्या होंगे, आपके कस्टमर नहीं होंगे, लीड्स के तौर पे आपके CRM के मॉड्यूल में या कस्टमर डाटा मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन जैसे उन कस्टमर में से कोई ऑर्डर आपका, कोई कस्टमर आपको ऑर्डर दे देता है, ऑर्डर जनरेट करता है, आपको सेल ऑर्डर इशू करता है, तो वो कस्टमर आपका लीड से निकलेगा, कस्टमर सिंपल बन जाएगा, मेन कस्टमर के मॉड्यूल के अंदर उसका डाटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, ऊपर जैसे मैंने भी जिक्र किया कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बाद डाटा सिंक्रोनाइजेशन में करते हैं, तो डाटा सिंक्रोनाइजेशन जैसी होती है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, आपके तमाम का तुम्हारा डाटा जो है अपडेट हो जाता है, तमाम प्रोडक्ट्स उसके अंदर आ जाएंगी। वो वीकली मंथली बेसिस पे आप जिस बेसिस पे करवाना चाहिए आप उस बेस पे करवा सकते हैं। फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, लास्ट मॉड्यूल हमारा मास्टर मैनेजमेंट डाटा मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल कंसोलिडेशन है कि आप ओवरऑल जितने भी मॉड्यूल्स आप यूज़ करें, इन तमाम का कहीं ना कहीं लिंक बनाना चाह रहे हैं, आप फाइनेंशियल इंपैक्ट देखना चाह रहे हैं, तो फाइनेंशियल के अंदर इनकी कंसोलिडेशन करेंगे तो आपको कंसोलिडेशन मैनेजमेंट के अंदर ये डाटा मिल जाएगा, वहाँ पे कंसोलिडेशन आपकी शो होगी। जी, मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे आगे एक हमारा मार्केटिंग करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग मॉड्यूल, सर्विसेज, इंटरेक्शन सेंटर, टेक्नोलॉजी यानी ICT, ये 3 हमारी फैमिलीज रहेगी, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसके इस लेसन को नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करें इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।